नमस्कार, आप देख रहे हैं समसामयिक विषयों पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम विशेष। मैं हूं दीपक डोभाल। आप लोगों ने कहावत खूब सुनी होगी कि बिन पानी सब सून। दुनिया में जिस तेजी से पीने का पानी घट रहा है, उसके मद्देनजर आने वाले वक्त में ये कहावत सच भी साबित हो सकती है। भारत की ही अगर बात करें तो कई शहरों में हर साल भूगर्भीय जल का स्तर 1 मीटर तक कम हो जाता है। अगले 20-30 साल में इसी रफ्तार से अगर ये होता रहा तो कई शहरों में पीने के लिए पानी मिलेगा ही नहीं। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में वाटर इमरजेंसी लगानी पड़ी। पिछले साल यही हालात राजस्थान के कई शहरों में भी देखने को मिले। पानी घटने की कई वजह हैं। इसमें जलवायु परिवर्तन से लेकर जल का अंधाधुंध दोहन तक शामिल है। और अगर हम वक्त रहते सचेत नहीं हुए तो पानी को लेकर मारामारी मचना तय है। विशेष में आज हम बताएंगे क्यों घट रहा है भूजल का स्तर, दिखाएंगे इसकी वजहें और साथ ही बताएंगे कि इस समस्या का क्या है निदान। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। भारत में पानी की कमी विकराल समस्या बन चुकी है। शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के दबाव में भूजल का स्तर लगातार नीचे गिर रहा है। अगर वक्त रहते जल संसाधनों के प्रबंधन पर ध्यान नहीं दिया गया तो भारत के ज्यादातर बड़े शहर 2020 तक सूख जाएंगे। देश के कई राज्य पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। पानी के अंधाधुंध दोहन से जमीन के अंदर के पानी का स्तर लगातार नीचे जा रहा है। जलाशय सूख रहे हैं और नदियों में पानी का बहाव घट रहा है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के मुताबिक साल दर साल घट रही बारिश से भूगर्भीय जल का स्तर काफी कम हो गया है। देश के 55% कुएं तकरीबन सूख चुके हैं। पिछले 10 सालों में भूगर्भीय जल का स्तर 54% तक कम हुआ है। हर साल बढ़ती गर्मी से आने वाले वर्षों में सूखे की समस्या और गंभीर होने की आशंका है। भूजल का जो इस्तेमाल है उसको एक प्लांट तरीके से अगर हम करेंगे तो भूजल काफ़ी हद तक हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। उसका सबसे इम्पोर्टेंट तरीका ये है कि जितना हमें वर्षा से उपलब्ध है पानी और जितना हमारे भूजल जितना भी हमारा ज़मीन में पानी जाता है हम उससे ज़्यादा दोहन ना करें और हम इतना देखें कि जो हमारा रीजन है उसकी कैपेसिटी कितनी है। देश में सालाना औसत बारिश 1170 मिलीमीटर है, जो पश्चिम अमेरिका से करीब 6 गुना ज्यादा है। इसके बावजूद शहरी इलाकों में करीब 9 करोड़ 70 लाख लोगों को पीने का साफ पानी मयस्सर नहीं होता। ग्रामीण इलाकों में 70% लोग प्रदूषित पानी पीने को मजबूर हैं। 33 करोड़ लोग ऐसी जगह रहने को मजबूर हैं जहां हर साल भयंकर सूखा पड़ता है। लेकिन हमारा जो पूरा जल संसाधन मंत्रालय और जल संसाधन जो नीतियां हैं और प्रोग्राम्स है वो बड़े प्रोजेक्ट्स पे है। जैसे सरकार कहती है हम रिवर लिंकिंग करना चाहते हैं, तो रिवर लिंकिंग से पानी की समस्या हल नहीं होगी, वो और गंभीर होगी। हालांकि देश में कई नदियां हैं, लेकिन उपलब्ध पानी की क्वालिटी बेहद खराब है। कई जगह नदियों का पानी पीना तो दूर, नहाने लायक भी नहीं बचा है। बढ़ती जनसंख्या की वजह से पानी की मांग भी बढ़ रही है। फिलहाल कुल खपत का 85% पानी खेती, 10% उद्योगों और 5% पानी घरों में इस्तेमाल होता है। विश्व बैंक के मुताबिक भारत में 2030 तक पानी की मांग कुल आपूर्ति से दोगुनी होगी। 1994 में देश में मीठे जल की मौजूदगी प्रति व्यक्ति 6000 घन मीटर थी। सन 2000 में ये प्रति व्यक्ति 2300 घन मीटर रह गई। 2025 तक इसकी उपलब्धता घटकर प्रति व्यक्ति मात्र 1600 घन मीटर रहने की आशंका है। तो अभी आप देखेंगे कि स्थिति ये है कि करीब मात्र 6% पानी जो पूरी वर्षा का हमें मिलता है साल भर में, इस देश का आंकड़े बताते हैं, वो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से उसको हम बचा पाते हैं। बाकी सारा का सारा बेकार जाता है। तमाम महानगरों में पानी की समस्या आम है। प्रति व्यक्ति पानी की खपत के लिहाज से दिल्ली दुनिया में पहले स्थान पर है। यहाँ पानी की प्रति व्यक्ति खपत 272 लीटर है। इसकी बड़ी वजह पानी की बर्बादी और औद्योगिक खपत है। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में पानी की बोतल के 10,000 से ज्यादा अनाधिकृत कारखाने हैं। दिल्ली एनसीआर में 64 कारखानों के पास पानी की पैकेजिंग का लाइसेंस है।
यहाँ पेप्सी और कोक जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बॉटलिंग प्लांट भी हैं, जिनमें रोजाना कई लाख गैलन पानी की खपत होती है। न सिर्फ इस तरीके से कि ज़मीन से के अंदर का जो पानी है या बरसात का पानी है वो हम कैसे अच्छे तरीके से उसको हम संरक्षित कर सकें, बल्कि इस तरीके से भी कि जो हम पानी का व्यर्थ इस्तेमाल कर रहे हैं, बेकार इस्तेमाल कर रहे हैं, बेकार होने दे रहे हैं, उसको हम कैसे बहुत अच्छे तरीके से उसका हम इस्तेमाल कर सकें। देश में कोई ठोस जल संरक्षण नीति नहीं है। शहरों में वितरण नेटवर्क में गड़बड़ी की वजह से रोजाना लाखों गैलन पानी बेकार हो जाता है। देश भर में बारिश का 65% पानी बहकर समुद्र में चला जाता है। रोजाना 4 लाख लीटर पानी गंदे नालों में छोड़ा जाता है, लेकिन इसमें से महज 20% ही दोबारा इस्तेमाल हो पाता है। अगर देश भर में होने वाली कुल बारिश का महज 5% पानी भी संरक्षित कर लिया जाए तो 100 करोड़ से ज्यादा लोगों की साल भर की जरूरत पूरी हो सकती है। ज़ैका मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। पानी की किल्लत से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई दूसरे देश भी जूझ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक वक्त रहते पानी बचाने के उपायों पर काम नहीं किया गया तो अगले 15 साल में पूरी दुनिया को पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। दुनिया में मौजूदा जनसंख्या के लिहाज से इस वक्त हर इंसान की जरूरत पूरा करने लायक पानी पृथ्वी पर है, लेकिन ये हालात ज्यादा दिन रहने वाले नहीं हैं। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण और प्रदूषण की वजह से आने वाले दिनों में स्थिति बेहद खराब हो सकती है। लोग पानी को इसी लापरवाही के साथ बर्बाद करते रहे तो 12-13 साल बाद दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 2030 के बाद दुनिया में पीने लायक पानी की मौजूदा मात्रा का महज 60% ही रह जाएगा। 20 साल बाद दुनिया का इस्तेमाल करने लायक पानी घटकर आधे से भी कम रह जाएगा। Where we're only using now the same amount of water we did in 1978, 1979, when we had 1 million less residents. So our water demand has been flat, but that's not enough. We know that we have to continue to save. So we're increasing our investments in our conservation programs. We are working very hard to augment our local supplies to recover the full use of our groundwater basin and add more water to the local basin, also to capture stormwater and to boost our recycled water efforts as well. So we think that that's an important piece of the puzzle right now. पृथ्वी का 70% हिस्सा पानी से भरा है, लेकिन महज 3% पानी ही मीठा और साफ है। इसमें से 2% ध्रुवीय इलाकों में जमी बर्फ है, यानी केवल 1% पानी नदियों और झीलों में है। पीने के साफ पानी के अभाव में दुनिया भर में रोजाना 2300 लोग मर जाते हैं। एशिया में दुनिया की 60% आबादी रहती है, लेकिन इनमें आधे से ज्यादा को पीने का साफ पानी नहीं मिल पाता। अफ्रीका में भी आबादी के बड़े हिस्से की पहुंच पीने के साफ पानी तक नहीं है। दुनिया भर में गाँवों में रहने वाली 82% आबादी को पीने के लायक साफ पानी नहीं मिलता। शहरों में रहने वाली दुनिया की 18% आबादी साफ पानी से महरूम है। Systematically ensure that water provided through the water supply networks to the population or through the water points is being like tested recurrently, systematically. So in most of cases, I mean, water supply is not compliant with WHO standards. I mean, standards from the World Health Organization. पिछले 50 साल में दुनिया की आबादी 3 गुनी हो चुकी है। इस दौरान खपत 800% तक बढ़ी। मौजूदा वक्त में सिर्फ चीन को ही रोजाना 7 करोड़ क्यूबिक मीटर मीठे पानी की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 2050 तक दुनिया की इंसानी आबादी 9.1 अरब हो जाएगी। इतनी बड़ी आबादी को खाना मुहैया कराने के लिए खाद्यान्न की पैदावार बढ़ानी होगी। फिलहाल खेती में कुल खपत का 70% पानी इस्तेमाल होता है। 2050 तक खेती में पानी की 60% खपत और बढ़ जाएगी। जलवायु परिवर्तन और बारिश के मिजाज में आते बदलाव के चलते इसे पूरा करना बड़ी चुनौती होगी। There's about a 1 in 3 chance that if we take no action to mitigate climate or to do anything to curtail any of the factors that go into this water stress metric, there's about a 1 in 3 chance that you'll reach this unsustainable situation by the middle of this century. कई देशों में पानी बचाने और इसके दोबारा इस्तेमाल के लिए कोशिशें शुरू हो गई हैं। यूरोप और अमेरिका में तमाम इमारतों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य है। एशिया में भी सिंगापुर और जापान जैसे विकसित देश पानी बचाने की मुहिम में जुटे हुए हैं। सिंगापुर में रोजाना करीब 8 लाख क्यूबिक मीटर पानी रिसाइकिल किया जाता है। अल्जीरिया समेत कई देशों में समुद्री पानी को पीने लायक बनाया जा रहा है। हालांकि ये एक महंगी प्रक्रिया है।
जुलाई 2010 में संयुक्त राष्ट्र ने पीने के साफ पानी को मानवाधिकारों में शुमार किया, लेकिन विकासशील देशों में रह रहे करोड़ों लोगों के लिए ये अधिकार अभी किसी गिनती में ही नहीं है। एशिया प्रशांत क्षेत्र के 75% देशों में जल सुरक्षा नहीं है। जैगा मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पानी भविष्य की सबसे बड़ी जरूरत है, लेकिन बढ़ती आबादी और घटते जल संसाधन पृथ्वी की सहन शक्ति को बड़ी चुनौती दे रहे हैं। हमारे सामने आज दो बड़ी चुनौतियां हैं: पीने के पानी की गुणवत्ता कायम रखना और उसके साथ साथ उसके स्रोतों को बचाने की जिम्मेदारी भी निभाना। दरअसल हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है, लेकिन हम ऐसा करने में फिलहाल नाकाम साबित हो रहे हैं। आइए देखते हैं कि भूजल के अत्यधिक दोहन से हमने कैसे खेती किसानी से लेकर पूरे इकोसिस्टम को बिगाड़ दिया। जमीन से रिसती पानी की इस बूंद को देखिए। इस बूंद को धरती के भीतर पहुंचने में शायद हजारों वर्षों का सफर तय करना पड़ा होगा, और ऐसी ही असंख्य बूंदों से हमारा भूगर्भीय जल भंडार तैयार होता है। अब आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि यह भंडार हमारे लिए किसी अमूल्य जमा पूंजी से कम नहीं, लेकिन आज बढ़ती जरूरतें भूजल के इस भंडार को बेहद तेजी से खत्म कर रही हैं। खतरा जमीनी पानी का ये खजाना खत्म होने भर का नहीं है, बल्कि इससे जमीन पर कई तरह के अनचाहे बदलाव भी दिखते हैं। एक प्रॉब्लम जो आप देख सकते हैं वो तो हम लोग के पास पानी भी कम है और एनर्जी भी कम है। जितना नीचे पानी जा रहे और भी ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसके निकालने के लिए। तो अभी जो प्रॉब्लम्स जो चल रहे वो जो फ्री में एनर्जी दे रहे, अभी फ़िलहाल अभी पंजाब में आप देख सकते हैं वहाँ पर कम से कम दे गिवन द फ्री एनर्जी एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो बाकी वाली एरियाज़ में जहाँ पर फ्री एनर्जी मिल रहा है तो वो पानी भी फ्री की तरफ से यूज़ कर रहे हैं। जमीनी पानी का अति दोहन भूजल स्तर को तो कम कर ही रहा है, बल्कि इससे उथले कुएं भी सूख रहे हैं। और सबसे बड़ा खतरा ये कि इसमें प्रदूषित तत्व मिलने से पानी जहर में तब्दील होता जा रहा है। भूजल की निकासी जब तक कुओं और हैंडपंपों से हो रही थी तब तक भी स्थिति नियंत्रण में थी, लेकिन किसान ट्यूबवेल के माध्यम से खेती कर रहे हैं और औद्योगिक इकाइयां बोरिंग से जमीन का सारा पानी खींच ले रही हैं। इससे जमीन पर कई तालाब और कुएं सूख जा रहे हैं। आज भी कई किसान खेती के लिए इन्हीं तालाबों और कुओं पर निर्भर हैं, लिहाजा कुओं के सूखने से किसानों की फसल बर्बाद हो रही है और वो भुखमरी के कगार पर पहुंच जाते हैं। यही नहीं, कई कारखाने जमीन का पानी खींचने के अलावा कई हानिकारक केमिकल से मिला कचरा भी जमीन में डंप कर रहे हैं, जिससे भूजल जानलेवा साबित हो रहा है। उसका इम्पैक्ट या असर ये है कि अगर पानी उपलब्ध ही नहीं है तो चाहे वो ग्रेन प्रोडक्शन हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हो, सारी ठप पड़ जाएंगी। ऐसे बहुत सारे लोकेशन है जहाँ आज के पानी के लिए काफ़ी किल्लत मारामारी है। ये हमारे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं लाइफ के जो एसेंशियल चीज़ें हैं उनको करने के लिए। ट्यूबवेल और बड़ी बोरिंग से ज्यादा गहराई से पानी खींचे जाने के कारण धरती के गर्भ में पड़े हानिकारक रसायन जैसे आर्सेनिक और फ्लोराइड ऊपर आ जाते हैं, जो कई बीमारियों का कारण है। एक और खतरा ये है कि भूजल में समुद्र का पानी मिल जाने से ये खारा हो रहा है। समुद्र किनारे बसे कई राज्यों में गहरे कुएं और बोरिंग खोदने से भूजल में समुद्र का खारा पानी मिल जाता है। पीना तो दूर, ऐसा पानी सिंचाई के लायक भी नहीं रह जाता, जिसकी मार एक बार फिर किसानों पर पड़ती है। भूजल के दोहन से कई प्राकृतिक स्रोत और नदियां सूख रहे हैं। प्राकृतिक स्रोतों का दायरा सिमटने से उनके किनारे खड़े पेड़ मर रहे हैं। जमीनी पानी से जंगलों में कई उथले जल स्रोत लबालब रहते थे और ये स्रोत कई जंगली जानवरों, पक्षियों और पेड़ पौधों को भी जीवन देते थे। लेकिन आज इनके सूख जाने से पशु पक्षी प्यासे मरने को मजबूर हैं और जंगलों से कई वनस्पतियां गायब हो रही हैं। यानी भूजल का दोहन समूचे इकोसिस्टम को भी तबाह कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जलवायु परिवर्तन का डीप बोरवेल की बढ़ती संख्या से लेकर बड़े बांध तक कई वजह हैं जो भूगर्भीय जल स्तर में कमी की वजह बन रहे हैं। इसके लिए योजना बनाने वालों से लेकर आम लोगों तक की भूमिका है, लेकिन कोई भी अपनी जिम्मेदारी मानने को तैयार नहीं है। ये है रामगंगा नदी,
एक जमाने में कल कल कर बहती थी, लेकिन कालागढ़ में बांध बनने के बाद भरी पूरी नदी नाले जितनी रह गई है। रामगंगा बांध का असर सिर्फ रामगंगा नदी पर नहीं है। गंगा और रामगंगा के दोआब इलाके की छोटी बड़ी करीब 13 नदियां हमेशा के लिए सूख गई हैं। इनमें गागन, यगद, बगद, ढेला, छोइया, मतवाली, सोत और बान प्रमुख हैं। इसके अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई ताल, तालाब और जलकुंड सूखकर समतल हो गए हैं। इसके चलते पश्चिम उत्तर प्रदेश के आधे से ज्यादा ब्लॉक डार्क जोन में हैं, यानी यहाँ जमीन में पानी का स्तर खतरनाक स्तर तक नीचे है। यही हाल कई दूसरी नदियों की बेसिन में है, जहाँ बांध बनाकर पानी का आजाद बहाव रोक दिया गया है। द रीजन इस प्रॉब्लम की मेन तो जितना हम लोग निकल रहे वो वापस हम लोग नीचे नहीं डाल रहे, तो हम लोग ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे मोर देन जो रिचार्ज जाते हैं। हालांकि दावा किया जाता है कि बांध का पानी किसानों को सिंचाई के लिए मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। बांध में लगातार रोका गया पानी जिन नहरों में भेजा जा रहा है, उनके पानी का ज्यादातर इस्तेमाल थर्मल पावर प्लांट, परमाणु बिजली घर और औद्योगिक इकाइयां कर रही हैं। किसान सिंचाई के लिए डीप बोरवेल या ट्यूबवेल के पानी पर निर्भर हैं। नदी तालाबों के खत्म होने से पहले ही भूजल सही से रिचार्ज नहीं हो रहा। ऊपर से बोरवेल धरती में से पानी निचोड़ रहे हैं। सिर्फ किसान ही नहीं, घरेलू जरूरतों के लिए भी लोग सबमर्सिबल पंप लगवा रहे हैं। ये कई जगह पर पानी की बर्बादी का सबब भी बन रहे हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि जिन इलाकों में 10 साल पहले तक 20 से 30 फीट की गहराई पर पानी मिल जाता था, वहाँ पानी का स्तर जमीन में 70 से 100 फीट गहरे तक चला गया है। जितना भी हमारा ज़मीन में पानी जाता है, हम उससे ज़्यादा दोहन ना करें और हम हमेशा इतना देखें कि जो हमारा रीजन है उसकी कैपेसिटी कितनी है। उस कैपेसिटी के हिसाब से आप डेवलपमेंटल प्लान बनाएं, चाहे वो हमारा रेजिडेंशियल एरिया हो, चाहे वो इरिगेशन के लिए हो, और उसको अगर आप करेंगे तो भूजल का थोड़ा हमारा सस्टेनेबिलिटी बना रहेगा। लेकिन साथ साथ क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है तो हमें अपनी एफिशिएंसी ऑफ यूज़ पे भी काफ़ी फोकस करना पड़ेगा। हम बहुत वेस्टफुल हैं आज की तारीख में, चाहे वो इरिगेशन सेक्टर हो, चाहे वो डोमेस्टिक सेक्टर हो। हर सेक्टर में पानी का जो दक्षता है हमें उसको बढ़ानी होगी। तो दक्षता बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। लीकेज लॉसेस कंट्रोल होना पड़ेगा, जो ये ऑपरेटिव लॉसेस हैं, ट्रांसमिशन लॉसेस हैं, इन सबको हमें कम करना पड़ेगा। आजकल टेक्नोलॉजी है, ड्रिप है, स्प्रिंकलर सिस्टम्स हैं, एग्रीकल्चर में उनका इस्तेमाल करना होगा। आम लोगों के अलावा औद्योगिक जरूरतों के लिए भी भूगर्भीय जल निकाला जा रहा है। अंधाधुंध जल दोहन के अलावा जलवायु परिवर्तन भी गिरते जल स्तर की एक वजह है। कुछ वर्षों में मानसून की बारिशें एक समान नहीं हुई हैं, यानी कुछ इलाकों में हद से ज्यादा पानी भले ही बरस गया है, लेकिन कई इलाके तकरीबन सूखे रह गए हैं। जो पानी बरसा वो संरक्षित नहीं किया जा सका, यानी जागरूकता की कमी ने मुसीबतों में इजाफा ही किया है। लगातार हो रही पेड़ों की कटान भी पानी के संकट को और बढ़ा रहे हैं। बढ़ती आबादी का बोझ भी भूगर्भीय जल पर बढ़ा है। न सिर्फ पानी की खपत बढ़ी है, बल्कि आबादियों की जद में आकर तालाब और झीलें खत्म हो रहे हैं। लोग लगातार तालाबों और नदियों की जमीन पर अतिक्रमण कर रहे हैं। भी हम लोग की ग्राउंड वाटर अब मान लो इतना है, तो हम लोग इतना खर्च कर लिया और वापस सिर्फ थोड़ा ही वापस कर रहे हैं, तो इवेंचुअली वो ग्राउंड वाटर विल कीप ऑन ड्रॉपिंग और उसकी भी प्रॉब्लम्स ही और भी प्रॉब्लम्स आ जाएगा। वो सिर्फ ग्राउंड वाटर के लिए क्वालिटी भी डैमेज हो जाएगा। संकट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश के कई इलाकों में भूजल का स्तर 1 मीटर प्रति वर्ष की दर से गिर रहा है। जल्द ही इसे रोकने के इंतजाम नहीं किए गए तो पानी का संकट और गहराएगा। धरती पर पीने का पानी तेजी से खत्म हो रहा है और ये रफ्तार कायम रही तो पानी के लिए जिस विश्व युद्ध की भविष्यवाणी लोग करते रहे हैं वो हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। जैगम मुर्तजा के साथ लीना शर्मा, राज्यसभा टीवी। पानी के बगैर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। यही कारण है कि पृथ्वी से अलग जब किसी अन्य ग्रह पर जीवन की तलाश की जाती है तो सबसे पहले इस बात का पता लगाया जाता है कि उस ग्रह पर पानी है या नहीं। लेकिन आबादी बढ़ने के साथ साथ जिस तरह से हमने पानी की बर्बादी की है, उससे भूगर्भीय जल का स्तर जो है वो लगातार गिरता जा रहा है। ये हमने आपको दिखाया। लेकिन देश में भूजल का गिरता स्तर मानव समाज और पर्यावरण दोनों के लिए गंभीर और चिंताजनक संकेत है। भविष्य के लिए हमें इसे बचाने की हर हाल में ज़रूरत है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि भूजल का संरक्षण
कैसे ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सकता है। जल है तो कल है। जल न होता तो जग खत्म हो जाता। ऐसी बातें खुद ब खुद जल के महत्व को बताती हैं। हमारी पृथ्वी का 3/4 हिस्सा जल से भरा हुआ है, लेकिन इसमें पीने योग्य स्वच्छ पानी की मात्रा बहुत ही कम है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या, बढ़ता औद्योगिकरण, प्राकृतिक स्रोतों का सूखना, अनियोजित विकास, फैलते शहरीकरण के अलावा ग्लोबल वार्मिंग ने भूजल संरक्षण को काफी नुकसान पहुंचाया है। भूजल के अत्यधिक दोहन ने जल प्रदूषण को भी काफी बढ़ावा दिया है। भूमिगत पानी की वर्तमान स्थिति को सुधारने और इसके स्तर को बनाए रखने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी बारिश के पानी का संचयन, रिफिल तकनीकों के अलावा अन्य उपायों को भी लागू करने की जरूरत है। सबसे पहले तो भूजल संरक्षण के पारंपरिक उपायों को ठीक करने की जरूरत है। इसके लिए कुओं और ट्यूबवेलों की गहराई निश्चित करनी होगी। एक मानक के तौर पर कुओं और ट्यूबवेलों की गहराई 400 फुट यानी 120 मीटर तक ही होनी चाहिए। खेती किसानी में भी पानी की काफी खपत होती है। किसानों को ऐसी फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है जिसमें पानी की खपत कम से कम हो। सिंचाई के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रणालियों को लोकप्रिय बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। पानी की रिफिलिंग के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी बारिश के पानी का संचयन एक महत्वपूर्ण तरीका है। वर्षा के दौरान बेकार बहने वाले पानी को रोककर भूजल की गुणवत्ता में सुधार और उसकी रिफिलिंग क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। अर्बन एरियाज में जो है, जहाँ पर सिटीज़ है, वहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, लोग काफ़ी विड्रॉ कर रहे हैं, पानी को ग्राउंड वाटर से ऊपर लेकर आ रहे हैं। पर क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे सीमेंटेड एरिया है, ग्राउंड वाटर जो बारिश जो गिरते हैं वो सीधा नदी के पास जाते हैं, वो ना ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर पाते। तटवर्ती क्षेत्रों में वर्षा के जल के संचयन से भूजल का खारापन कम होता है। घरेलू उपयोग के लिए छत पर बरसात के पानी का संचयन काफी महत्वपूर्ण है। रेगिस्तान में जहां वर्षा काफी कम होती है, वहां भी बारिश के पानी के संचयन से लोगों को काफी मदद मिल सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में कृत्रिम रिचार्ज तकनीक अपनाकर भूजल के स्तर को ठीक किया जा सकता है। कृत्रिम रिचार्ज के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में ढलान, नदियों और नालों के माध्यम से बेकार हो रहे जल को बचाकर ग्राउंड लेवल वाटर के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। गली प्लग, परिरेखा यानी कंटूर बांध, गेबिन संरचना, चेक डैम, पर्कुलेशन, रिचार्ज शाफ्ट, कूप रिचार्ज यानी डगवेल रिचार्ज, भूजल बांध, नाला बांध वगैरह कृत्रिम रिचार्ज की तकनीकें अपनाकर भूजल संवर्धन को बढ़ाया जा सकता है। घटते भूजल स्तर की एक बड़ी वजह तेजी से कटते वन क्षेत्र भी है। इसके लिए पहाड़ी क्षेत्रों में चीड़ के वृक्षों की जगह बांज, बुरांश और चौड़ी पत्तियों वाले वृक्षों के रोपण को बढ़ावा देकर भूजल संवर्धन के स्तर को सामान्य किया जा सकता है। उसका इम्पैक्ट या असर ये है कि अगर पानी उपलब्ध ही नहीं है तो चाहे वो ग्रेन प्रोडक्शन हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हो, सारी ठप पड़ जाएंगी। ऐसे बहुत सारे लोकेशन हैं जहाँ आज के पानी के लिए काफ़ी किल्लत मारामारी है। ये हमारे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं लाइफ के जो एसेंशियल चीज़ें हैं उनको करने के लिए। फ्यूचर में आई थिंक ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, क्योंकि अगर हमने आज भूजल संरक्षण नहीं किया तो वो लोकेशन जहाँ पे पानी अभी थोड़े बहुत उपलब्ध हैं वो भी जल रहित हो जाएंगे, और उसमें जितने भी सेक्टर्स हैं वो बहुत ही जल अभाव में उनका मतलब उनको कैरी ऑन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। घरेलू कामों में पानी के कम से कम उपयोग किए जाने की जरूरत है, क्योंकि घरेलू कामों में भी भारी मात्रा में पानी की बर्बादी होती है। इसके अलावा समय समय पर भूजल की मॉनिटरिंग, कुशल प्रबंधन और उन्नत तकनीकों का उपयोग भूजल संरक्षण को बढ़ावा देने में काफी मददगार साबित हो सकते हैं। ऋतु कुमार के साथ लीना शर्मा, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। नमस्कार।